नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर मैं लेकर आई हूँ आत्मा का इंतकाम अनोखी दुल्हन का पार्ट 8। तो दोस्तों, आपने ऐसी कहानी आज तक ना सुनी होगी और ना ही देखी होगी। तो मैं शुरू करती हूँ आज की ये कहानी। लेकिन इससे पहले आपको मेरी कहानी को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी शुरू करते हैं आज की आत्मा का इंतकाम अनोखी दुल्हन का पार्ट 8। तो दोस्तों, कहानी सुनते रहिए। उधर मीनू और वैशाली के अपहरणकर्ता अपनी रकम वसूलने के चक्कर में लगे हुए थे। इधर मीनू ने वैशाली को ढंग से समझा बुझाकर मानसिक सदमे से बाहर निकाल लिया था। अब वैशाली हर प्रकार की परिस्थिति से जूझने के लिए तैयार थी। जब मन में कमजोरी आती है तो मनोबल टूटने से शरीर का साथ नहीं देता और आदमी बिल्कुल बेकार हो जाता है। लेकिन जब मानसिक मनोबल तगड़ा होता है तो आदमी कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। तब ताकत दूनी हो जाती है। इस समय वैशाली और मीनू दोनों ही मानसिक रूप से हर प्रकार की मुसीबत का जी जान से सामना करने के लिए तैयार थी। इसी तरह से उनकी ताकत दुगनी नहीं बल्कि चौगुनी हो गई थी। मीनू उसके बारे में जानकारी ले रही थी। वैशाली ने बताया कि यह एक प्राइवेट फैक्ट्री में जॉब करती है। उसका छोटा भाई है जो 15 वर्ष की उम्र का है, 10th में पढ़ता है। उसके पिता नहीं हैं। सबसे 6 साल पहले दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। माँ अक्सर बीमार रहती है, इसलिए मजबूरी में उसे नौकरी करनी पड़ती है, नहीं तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। भाई तो अभी बहुत छोटा है, वह तो खुद ही बच्चा है। फिर उसकी करण से मुलाकात हुई। फैक्ट्री से घर तक आते जाते रास्ते में वह कहीं ना कहीं उसको मिल जाता था और उसको चुपचाप जाते हुए देखता रहता था। जब कोई नज़र खास बन जाए, कोई किसी के जीने का आस बन जाए तो उन नज़रों को पहचानने में देर नहीं लगती। वैशाली ने भी करण की उन नज़रों को पहचान लिया था। हालांकि करण कभी उससे कुछ कहता नहीं था, लेकिन वह अपने इर्द गिर्द करण को उन नज़रों को हमेशा महसूस करती थी। धीरे धीरे वैशाली ने अपने ही मोहल्ले में देखा तो वह खुश हो गई। उसे भी करण की उपस्थिति अच्छी लगती थी। धीरे धीरे वैशाली उससे बातें भी करने लगी थी। वह उससे खूब हमदर्दी जताता था। दिन परेशान उसने करण को अपने परिवार की कठिनाइयों के बारे में बताया, अपने संघर्ष के बारे में बताया। वह सोचती थी कि करण उससे हमदर्दी करता है और इसी भावना के वशीभूत उसने करण को अपनी सारी कहानी सुना डाली। असल में रोने के लिए भी एक कंधा चाहिए, अपनी सुख दुख की बातें करने के लिए भी कोई साथी चाहिए। लेकिन वह साथी सच्चा हो और वैशाली को वह साथी करण के रूप में मिल गया था। तब से करण उसके बीच बीच में मदद भी करने लगा था। वैशाली उस पर भरोसा करती थी। फिर एक दिन करण ने उससे प्यार का इजहार किया, जिसे वैशाली ने मान लिया। अब वैशाली बहुत खुश रहने लगी थी। उसके अरमान कोई बहुत ऊंचे नहीं थे। वह बड़े सपने नहीं देखती थी। बहुत सीमित दुनिया थी उसकी। बस एक ऐसे साथी का सपना था जो उसे सच्चे मन से प्यार करे, उसके हर सुख दुख को अपना समझे, उसके साथ उसकी माँ और भाई को भी अपनाए। आखिर उनका भी वैशाली के सिवा कौन था। आंसू भरी आंखों में वैशाली अपनी कहानी मीनू को सुना रही थी और मीनू बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। इस समय वह वैशाली की कहानी को चढ़ती उतरती भावनाओं की तरंगों के साथ ही बह रही थी। वैशाली ने अपने जीवन की कहानी जारी रखी। एक्सीडेंट में पिताजी की मौत हुई तो उनकी अंतिम समय की बातें वैशाली कभी नहीं भूल सकती। जीवन में जंग हारती बुझती आंखों को वैशाली पर टिकाए उन्होंने बड़ी मुश्किल से कहा था, अपने भाई का ध्यान रखना, अब तुम्हारे सिवा उसका कोई नहीं है। वैशाली ने उन्हें वचन दिए। उनकी आंखों में उभरी तसल्ली से वैशाली को भी संतोष मिला। फिर पिताजी की सांसें थम गई थीं। पिताजी के परिवारजन कोई सहायता करने वाले नहीं थे। इतना जरूर किया, उनका जो भी पैतृक संपत्ति थी वह बेईमानी करके हड़प ली। असहाय परिवार के बारे में नहीं सोचा। जैसे तैसे 2-4 साल तक जमा पूंजी से गुजर बसर हुई। फिर कुछ नहीं रहा। यह तो कहो कि मकान अपना था और वैशाली की माँ के नाम पर था। कुछ भी यही पूंजी लेकर वैशाली को अपने जीवन की लड़ाई लड़नी थी। पिताजी की असहाय हृदय विदारक मौत ने माँ के दिल पर इतना गहरा असर डाला था कि वह डिप्रेशन में चली गई थी। फिर धीरे धीरे दवा से ठीक हुई, पर अब अक्सर बीमार रहने लगी थी और कुछ न कुछ सोचती रहती थी। वैशाली उनका बहुत ध्यान रखती थी। भाई अचल तब तक 8 साल का ही था। तब उसने 12वीं की परीक्षा दे पाई थी। नौकरी करते करते उसने प्राइवेट से पोस्ट ग्रेजुएशन भी
कर वैशाली ने दौड़ धूप करके अपनी एक सहेली के माध्यम से एक प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी तलाश ली और अचल को भी अच्छे स्कूल में पढ़ा रही थी। धीरे धीरे वह सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ रही थी कि तभी करण से मुलाकात हुई। अब वैशाली अपनी बेवकूफ़ी पर पछता रही थी। फिर आगे क्या हुआ? मीनू ने पूछा। वैशाली आगे की कहानी बताने लगी। करण को पाकर वह बहुत खुश थी। अब उसे लगने लगा था कि उसका जीवन सुखमय होने वाला है। वह इस समय सतरंगी सपनों में खोई थी कि करण ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा। इससे वैशाली बहुत खुश हो गई, लेकिन वह उससे कोर्ट मैरिज करके साथ चलने के लिए कहने लगा, जिसे वैशाली ने साफ इनकार कर दिया। और वैशाली के भाई और माँ को साथ रखने के लिए करण ने साफ मना कर दिया, जिससे वैशाली के सारे सपने चकनाचूर हो गए। वह करण को जो समझ रही थी वह नहीं निकला। वह पीतल को सोना समझ बैठी थी। उसने करण से किनारा करने का फैसला कर लिया। तभी एक दिन उसने एक ऐसा सीन देखा जिसे वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। करण एक महिला की चैन खींचकर भाग रहा था। उसे बताया था कि वह जॉब करता है, तो यह थी उसकी जॉब। उसके इस पाखंड पर वैशाली को बहुत क्रोध आया था। करण ने भी देख लिया था कि वैशाली ने मुझे देख लिया है। उसे अपने पकड़े जाने का डर था, तो वह था क्योंकि उसे दोबारा मैं जब वैशाली से मिला तो उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, बल्कि बेशर्मी और ढीठता थी। वैशाली ने करण से तुरंत चले जाने को कहा और यह देखकर वैशाली दंग रह गई कि करण ने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। अब वह उसे धमकाने लगा। उसके साथ कहीं चाय पीते हुए या घूमते हुए कुछ फोटो वगैरह भी खींच लिए थे। उन्हें वैशाली के पड़ोस में दिखाकर बदनाम करने की धमकी देने लगा, जिससे वैशाली और भी नाराज हो गई और उसने पुलिस की सहायता लेने की बात की। उसकी धमकी बेकार जाते देखकर करण और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। अब वह आते जाते वैशाली को धमकाने लगा। वैशाली इस बात से बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन वह इतनी ज़्यादा लाचार थी कि न तो अपने भाई को बता सकती थी और न अपनी माँ को। बीमार को भाई बेचारा तो अभी खुद लाचार था। तभी यह कांड हो गया जिसकी वैशाली ने कभी सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। वह करण को इतना गिरा हुआ नहीं सोचती थी कि वह उसके साथ ऐसा करेगा। वह इस कदर गिर जाएगा और ऐसी घटना को अंजाम देगा। वैशाली इस बात पर और ज़्यादा परेशान थी। उसके भाई अचल और बीमार माँ का क्या हाल हो रहा होगा। वह रोते रोते ही मर जाएंगे। अचल को तो इतनी भी अकल नहीं है कि मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट ही लिखवा दे। पुलिस को देखते ही वह इतना डर जाता है कि अगर मोहल्ले में किसी के घर के सामने पुलिस आ जाए तो वह आकर छिप जाता है। वैशाली ने मीनू को बताया कि उसकी तो कोई पैरवी करने वाला भी कोई नहीं है, तभी उसने तुम्हें चुना। क्या मतलब? वैशाली चौंक कर बोली। मतलब यह है कि कोई अचानक नहीं। क्या मतलब? वैशाली चौंक कर बोली। मतलब यह है कि कोई अचानक नहीं हुआ था, यह सोची समझी प्लानिंग थी। तुम जैसी भोली भाली लड़कियों को फंसा कर लाना इनका काम है। अब क्या होगा दीदी? इतनी देर में उसने मीनू को अपनी दीदी समझना शुरू कर दिया था। अब कुछ नहीं, हिम्मत रखो, जो होगा सब ठीक होगा। अब जो भी तुमने गलतियाँ की हैं उनसे सीख लेते हुए आगे के लिए तैयार हो जाओ। हर हालत में सामना करना है, रोना डरना और घबराना नहीं, यह अच्छी तरह से समझ लो। जी दीदी। अब वैशाली का दिल बिल्कुल हल्का था। थोड़ी देर में दरवाज़ा खुला और पलटू उन दोनों के लिए खाने का पैकेट और पानी की बोतल लेकर आया और धमकी भरे स्वर में बोला, यह लो खाना, इसे खा लो और अभी तुम लोगों की यहाँ से रवानगी नहीं हो सकती है कि कल तक यहीं रहो, फिर ढाबा बंद होने पर कुछ नहीं मिलेगा। और हाँ, अपने मोबाइल लाओ दोनों लोग। वैशाली ने नौकर करने की कोशिश की, लेकिन पलटू ने उसके पर्स से छीन लिया और मोबाइल निकाल लिया। मीनू ने खुद ही दे दिया। वह दोनों मोबाइल लेकर चला गया। दरवाज़ा फिर बाहर से बंद कर दिया। वैशाली ने खाने की तरफ देखा तक नहीं, लेकिन मीनू ने पहले तो पानी को पिया, हाथों को धोया और पैकेट उठाकर खोला। आलू की सब्जी और पूड़ियाँ थीं। उसने मीनू से कहा, हमें इनके चुंगल से निकलना है। दिल, दिमाग और शरीर को स्वस्थ रखो। क्या पता अभी हमें यह मौका मिल रहा है, आगे क्या हो। भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता और मैं तो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती। वैशाली आंखें फाड़ फाड़ कर मीनू को देख रही थी। यह कौन सी मिट्टी की बनी है?
यहाँ जान सासत में पड़ी है और इसे खाने की सूझ रही है। भला ऐसी सिचुएशन में कोई खाने के बारे में कैसे सोच सकता है? कोई नहीं, मगर मैं सोच सकती हूँ। यह सुनकर वैशाली आश्चर्य में उछल पड़ी। अरे, इसे तो मेरे मन की बात का पता कैसे चल गया? क्या यह कोई जादूगरनी है? नहीं, मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर जो भाव है उसी से मैंने अंदाजा लगाया, मीनू ने जवाब दिया। अब वैशाली को मीनू से मन ही मन डर लगने लगा। इससे डरो मत वैशाली, मीनू ने कहा तो वैशाली का मुंह खुला रह गया। क्या हुआ, डर गई? मीनू हंसकर बोली, असल में मैं साइकोलॉजिकल नॉलेज रखती हूँ, इसलिए मुझे पता चल जाता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। अब मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम सही सलामत अपने घर पहुँच जाओगी, मेरा पक्का वादा है तुमसे। और लो, मेरे कहने से खाना खाओ। मीनू अपने हाथों से वैशाली को खिलाने लगी। अभी थोड़ी देर में वैशाली ने जो मीनू का रूप देखा तो उसे लगा कि उसके सामने ये जो लड़की है, जरूर इसके अंदर कोई सुपर नेचुरल ताकत है। वैशाली का मन हल्का हो गया, वह खाने लगी। इधर बाहर आकर पलटू ने सुरेंद्र और सुरजीत को डांटा और उनसे कहा, जब तुम गाड़ी ठिकाने लगाने गए थे तब उसने इनके मोबाइल पर ध्यान नहीं दिया। पुलिस इन मोबाइलों को सर्विलांस पर लगाकर हम तक पहुंच सकती है। यह सुनकर इन तीनों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए और पलटू फुर्ती से उन मोबाइलों को लेकर बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने एक ऑटो पकड़ा और उससे कहीं जाने को कहा। आधे घंटे बाद वो आया। सुरजीत, सुरेंद्र और करण उसी का इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ? हुआ क्या? कोई मिला तो नहीं? चारों एक साथ बोल पड़े, नहीं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी जब तक पुलिस सर्विलांस पर लगती है तब तक हमने पहले ही यह मोबाइल फेंक दिए हैं, यहाँ से बहुत दूर ले जाकर फेंके हैं। पुलिस वहीं अपना माथा फोड़ती रहेगी, वहीं मगज खपाएगी, यहाँ हम अपना काम करते रहेंगे। तीनों ही करके हंसने लगे। ज़्यादा हंसने की बात नहीं है। सबसे बड़ी मुसीबत अब हमारे सामने यह है कि हम सेफ रहकर पैसे कैसे वसूलें। पलटू तो इस समय खोक्या रहा था। अब मैं जो कह रहा हूँ वह ध्यान से सुनो। पलटू अब गंभीर था। अब हम यहाँ से दूर जाकर क्या करेंगे? क्योंकि यह जगह अभी तक गफ्फर पठान को भी नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है। यह सबसे सेफ जगह है। अभी हम इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। पहले हम पैसे ले लेंगे और वह भी 6 लाख, 2 लाख नहीं, 2 लाख तो हमको पड़ जाएंगे। इसके बाद लड़कियों को सौंपेंगे, क्योंकि हमारी जान को भी खतरा है। वह लड़कियों को हासिल करके हमें जान से मार भी सकता है, लेकिन जब उसे कुछ मिलेगा ही नहीं तो हमें पैसे देने के लिए मजबूर हो जाएगा। उसके बाद हम लड़कियों को बरामद करवाएंगे। और एक बात, 1 मिनट रुककर जरा बताना, सुरेंद्र ने पूछा, इसकी क्या गारंटी है कि वह पैसे लेने के बाद हमें नहीं मारेगा, हमसे नहीं छीन लेगा? उसका भी एक तोड़ निकाला है मैंने। वह क्या? सुरजीत ने हैरानी से पूछा। तुम दोनों लोग पैसे लेकर चले जाना कहीं, इसके बाद ही हम जाकर उन लड़कों को बरामद करवाएंगे। जब उसकी जद से तुम लोग दूर हो जाओगे तो फिर वह हमारा क्या करेगा? हाँ, यह बात सही है। अब चारों बहुत ही प्रसन्न थे, लेकिन एक और समस्या आ गई। वह समस्या यह थी कि पलटू ने कहा, अगर तुम दोनों लोग पैसे लेकर जाओगे और इस जगह से दूर कहीं हम गोफर से या बॉस से सौदा करके, तो फिर यह जगह तो खाली हो जाएगी। यहाँ इनकी रखवाली कौन करेगा? और इसके बाद एक प्रॉब्लम और भी आएगी। वह क्या? सुरजीत ने पूछा। वह यह है कि आजकल भरोसा तो किसी पर भी नहीं है। भरोसा तोड़कर ही तो करण ने यह कारनामा कर दिखाया है। करण के चेहरे पर नागवारी के भाव उभरे, लेकिन वह खामोश रहा, पलट जारी रहा। यह हमारी किस्मत है कि जाल में एक की बजाय 2-2 बुलबुल फंस गई हैं और हमें 6 लाख की सौदेबाजी करने को मिल रही है। उस दगाबाजी में तो पैसों की बात नहीं थी, यहाँ तो पैसों का मामला है। कहीं ऐसा ना हो कि जिसे पैसे मिले वह चंपत हो जाए और हम लोग रेल देखते रह जाएं। पैसे की अभी बात हो ही रही थी कि अभी आए भी नहीं थे, लेकिन पैसे की करामात अपने जादू दिखा रही थी। उन चारों को देख रहे थे पलटू के तो जाने कितने दिनों से बंद पड़े अज्ञात ज्ञान कपाट भी खुलने लगे थे।
तो फिर क्या हो सकता है। हताश स्वर में सुरजीत बोला, चारों जहाँ भी रहेंगे एक साथ रहेंगे। जब हम यहाँ नहीं हो तो भी इन लड़कियों को कौन देखेगा। सुरेंद्र ने पूछा, अरे ये दोनों लड़कियां हैं, ये क्या कर पाएंगी। बाहर से हम ताला लगा देते हैं, इनके हाथ पैर बांधकर इनके मुंह में कपड़े ठूस देंगे जिससे ये चीख नहीं पाएंगी और चल फिर भी नहीं पाएंगी। सुरेंद्र और सुरजीत अंदर आए। बाहर बिल्लियाँ बांधने के लिए तमाम डोरियाँ पड़ी थीं। वे उनमें से एक डोरी ले आए और मीनू वैशाली के दुपट्टे लेकर उनके मुंह में ठूस दिए और उन डोरियों से उनके हाथों के पीछे करके कसकर बांध दिए। पैरों को भी बांध दिया। दरवाजे के बाहर से ताला लगाकर चारों वहां से चले गए। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, आगे इस कहानी में अब क्या होगा, क्या नया मोड़ आएगा, ये जानने के लिए मेरी कहानी सुनते रहे। धन्यवाद।